नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। इस एग्ज़ाम में जो भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जो भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं इनको आप बिल्कुल ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे जिनका भी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए यह जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पेपर को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, और 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा हुआ था अलीगढ़ आंदोलन से। तो इसके बारे में आप देखिएगा, सिर्फ हम आंसर की बात यहाँ पे करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो आपको पता होगा 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था, जिनमें से आपकी जो चौथी वाली बौद्ध संगति थी यह आपकी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शिवाजी के। शिवाजी का जो प्रशासन था उसमें जो है अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी यहाँ पे है बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम आपको बताना है जहां पर पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम का बहुत ही ज़्यादा यह फेवरेट प्रश्न है, मन पसंदीदा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर जो अधिवेशन हुआ था 1929 वाला, इसी लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस थी उसने जो है अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 5वां प्रश्न क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन बी वाला जो है आपका सही सुमेलित नहीं था। पानीपत का जो दूसरा वाला युद्ध हुआ था यह आपका अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, न कि टीपू सुल्तान और मराठा के मध्य। तो पानीपत की आपकी 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहली लड़ाई आपकी हुई थी 1526 ईस्वी में। कब हुई थी पहली लड़ाई? तो पहली लड़ाई आपकी 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरी वाली जो लड़ाई थी यह आपकी 1556 में लड़ी गई थी, अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। और इसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ था यह हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली। तीसरा वाला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था तीसरा वाला पानीपत का युद्ध? आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य? तो मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य। और तीसरा वाला जो पानीपत का युद्ध था जो 1761 में हुआ था, इसमें मराठा शासकों की हार हो जाती है, मराठों की हार हो जाती है तीसरे पानीपत के युद्ध में। तो 3 लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट हुई थी आपकी पानीपत की, इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, और असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार मैंने इसको पढ़ाया भी है। तो चौरी चौरा घटना के कारण जो आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये जो हैं आपके राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे था बिल्कुल सही दिया है। और हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछा होता कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका राइट आंसर 8 होता। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब प्रस्तावना किसको कहा जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा प्रियम्बल को। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम प्रियम्बल को कहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश वाला अगर आप पढ़ लिए होते तो आप आसानी से इसका आंसर दे दिए होते। तो प्रियम्बल को ही प्रस्तावना के नाम से हम जानते हैं। प्रस्तावना जो है दोस्तों हर एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक है। पॉलिटी के सेक्शन का प्रस्तावना से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लोकसभा के चुनाव के लिए अहलता प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। यानी कि अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें पूछा गया कि मौलिक जो अधिकार हमारे, इनकी अवधारणा का स्रोत कौन सा देश है? आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत कौन सा देश है, आपको बताना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पॉलिटी के। सबसे पहली चीज़ आपको
किस देश के संविधान से कौन सा स्रोत हमने ग्रहण किया है, ये आपको पता होना चाहिए पहली चीज़। इसके बाद कम से कम 1 से लेके 51A तक आर्टिकल आप जरूर पढ़ लीजिएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में। इसके बाद आपको पढ़ना होगा क्या, तो संविधान और स्रोत तो मैंने बता दिया। इसके बाद अनुसूचियों का आप देख लीजिएगा। अनुसूचियों के अलावा जितने भी हमारे संविधान में पार्ट हैं, जितने भी हमारे संविधान के भाग हैं, इनको तो कम से कम आप देख लीजिएगा। ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं संविधान के जिनसे हर प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान के स्रोत देख लीजिएगा। इसके बाद कितनी अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। इसके अलावा आर्टिकल आप देख लीजिएगा, 1 से लेके कम से कम 51A तक जो आर्टिकल हमारे संविधान का है उसको तो कम से कम आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे संविधान में पार्ट हैं, जो हमारे संविधान के इम्पॉर्टेंट भाग हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा की न्यूनतम आयु सीमा आपकी 25 वर्ष है, देख लिया हमने। इसके बाद मौलिक अधिकार की अवधारणा हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो मौलिक अधिकार हो गया, इसको हमने यूएसए से लिया हुआ है। इसके अलावा यूएसए से हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो यूएसए से आपका न्यायिक पुनर्विलेखन हो गया। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। इसके अलावा उद्देशिका का जो विचार है, ये सभी इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो 13वां प्रश्न आपके सामने है वो क्या पूछा हुआ था, तो 13वां प्रश्न कहाँ गया यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपका, तो यहाँ पे भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। तो आपका जो स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वलिटी, इसके अलावा बंधुत्व का जो आदर्श है इसको हमने फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है। तो देश और प्रावधान, यह बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देश और प्रावधान को कम से कम एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। किस देश से कौन सा स्रोत हमने ग्रहण किया हुआ है, इसको पूरा एकदम घोल कर पी जाइएगा। इस टॉपिक से प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, तो हमने देख लिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। और 14वां प्रश्न क्या आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसमें से सबसे छोटा लिखित संविधान जो है हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। हमारा जो संविधान है यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो आपका डी वाला था यह गलत दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो आप याद कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो गठित अंतरिम सरकार थी इसका नेतृत्व किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि जो कैबिनेट मिशन था यह भारत कब आया था। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन था यह भारत कब आया था, तो आप याद कर लीजिएगा। जो कैबिनेट मिशन था यह 24 मार्च 1946 को भारत आया हुआ था। बहुत बार एग्जाम इसके बारे में प्रश्न पूछा था। इसके 3 सदस्य थे, कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इसके जो हैं 3 सदस्य थे। किसके, तो कैबिनेट, आपके कैबिनेट मिशन के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो अंतरिम सरकार बनी थी इसका नेतृत्व किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा। पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा 243 आर्टिकल के तहत दिया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा 243 आर्टिकल के तहत जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके लेखपाल के सेक्शन में पूछा जा सकता है। जो ग्रामीण परिवेश वाला जो आपका सेक्शन है उसमें भी पूछा जा सकता है प्रश्न। इसके अलावा जो आपका जीएस का पोर्शन होगा उसमें भी यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, तो आपका आर्टिकल 243 के तहत दिया गया था। इसके बाद 17वां प्रश्न क्या पूछा गया है, वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कहाँ पर स्थित है आपका वन अनुसंधान संस्थान। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो वन अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कहाँ पर, तो देहरादून में मिलेगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष यहाँ पे पूछा गया कि वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका होता है फाइनेंशियल ईयर। चलिए बताइए कि कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो हैबियस कॉर्पस का संबंध आपका है किससे, तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित आपका है हैबियस कॉर्पस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो वह कौन सा स्थान है जहाँ पर आपकी
भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आपस में मिलती हैं? तो रुद्रप्रयाग में आपके मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। इसके अलावा कर्णप्रयाग में आपकी कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो कर्णप्रयाग में आपकी पिंडार और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा कहाँ पर? कर्नाटक में मिलेगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कर्नाटक में। इसके बाद 22वां प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसमें से वायु प्रदूषक कौन सा नहीं? तो ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ऑक्सीजन आपका वायु प्रदूषक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर अब कहते हैं? वो ब्लड ग्रुप को, और यूनिवर्सल जो आपके सार्वत्रिक जो ग्राही होता है, जो किसी भी ब्लड को ग्रहण कर सकता है, उसको हम बोलते हैं AB। तो दोनों आपको याद रखना है। यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं O ब्लड ग्रुप वाले को, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो आपकी जो RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी के द्वारा जो है मौद्रिक नीति बनाया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो जो पुंकेसर होता है, यह पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो अधिचर्म कहते हैं, यानी कि एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा के सबसे ऊपरी परत को। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद 27वां प्रश्न आपका पूछा गया था, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण से जो आपकी धातुएं होती हैं ये विद्युत की सुचालक होती हैं। उस योजना का आपको नाम बताना है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो आप याद कर लीजिएगा, भारत गौरव योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम लेटेस्ट या करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जून महीने का या करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसमें आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे 2 से 3 प्रश्न, इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके जून महीने के ही पूछे गए हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है आपकी श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न 30वां कहाँ पे गया आपका? यहाँ पे है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था? तो केरल में शुरू किया गया था, आप याद कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का जो उद्घाटन किया गया वाराणसी में, यूपी स्पेशल का यह प्रश्न, यूपी करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका है। इसके बाद भारत में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, भारत में जो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-1 का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो यूएसए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा यूएसए। इसके बाद दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका फ्रंटियर जो हाल ही में बनाया गया, ये आपका कहाँ का है? तो यूएसए का है। और आपका जो इससे पहले था वो तो फुगाकू था। इससे पहले फ्रंटियर से पहले जो फुगाकू था यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, और फुगाकू जो था आपका जापान का सुपर कंप्यूटर था, और यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था इससे फ्रंटियर से पहले। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो बन गया है फ्रंटियर। इसके बाद 35वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, और जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जो है चित्रकूट में है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट में आपको मिलेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया? तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी योजनाओं के बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, नरेगा हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये सभी आपके ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही हैं। इसके बाद 37वां प्रश्न आपका कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो अशोक दलवई समिति का, याद कर लीजिएगा। अशोक दलवई समिति का जो गठन है यह आपका किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किया गया। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही है। और पूरा योजना के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो पूरा योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरा योजना स्टार्ट की गई थी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 38वां प्रश्न आपका क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है आपका कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह मैथ का प्रश्न, इसको छोड़ते हैं। इसके बाद किस शास्त्रीय नृत्य, किस क्लासिकल डांस की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई? तो कथक की हुई है, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है।
इसमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें पूछी जा रही हैं, तो आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूँ, चना, मटर, जौ हो जाएगा। इसके बाद प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो आप याद कर लीजिएगा, प्रमुख आभूषण बाजार जो है उसका आपको मिलेगा मेरठ में। आई थिंक इसका आंसर मेरठ ही होगा, तो इसका आंसर आप कंफर्म कर दीजिएगा कि इसका आंसर मेरठ ही होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, तो मैथ के ये सभी प्रश्न इनको अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके जीएस के 43 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा कुछ और जीएस के प्रश्न हैं, तो बाकी यहाँ पे जीएस के प्रश्न हैं, बाकी आपके कंप्यूटर के प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का जो प्रयोग है चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है, तो F2 का जो प्रयोग है यह चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले प्रमुख कदम कौन से उठाए जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, पेपर सेटिंग करना और डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू करना, यानी कि बी और सी आपका दोनों हो जाएगा। इसके बाद 55वां प्रश्न आपका है, MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का हम उपयोग करते हैं, तो राइट एरो का हम उपयोग करते हैं। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए जो है हम राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका होता है फंक्शन की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, फंक्शंस। इसके बाद 57वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहाँ पे, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो इसका आंसर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसका आंसर आप एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो इसका आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद 58वां प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है, तो सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। तो इसका क्या आंसर सही दिया गया है, इसका वाला जो मैंने आंसर आपको बताया है, इसको आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे इस आंसर में है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है आपके सामने दिया गया है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था, तो राजा कनिष्क के शासनकाल में जो दरबारी आपका चिकित्सक था उसका नाम था चरक था, तो इसको आप देख लीजिएगा, चरक था इसका नाम, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपके पत्र लेखन वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो इतना आपका जीएस का सेक्शन का प्रश्न था, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। कोई भी आंसर अगर आपको डाउटफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिएगा। कोई भी आंसर में अगर आपको कन्फ्यूजन लगे, कोई भी आंसर आपको डाउटफुल लगे जो हमने बताया है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इतने सारे प्रश्न जो जीएस के आपके पूछे गए थे, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको जून तक का पूरा करंट अफेयर्स का प्रश्न घोल कर पी जाना है। देख रहे हैं आपकी जून तक का करंट अफेयर्स का प्रश्न इस एग्जाम में पूछा गया है, तो जून तक का करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।